आज हम करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 5। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ। प्लान्स तो बन गए थे सर, प्लान्स के बाद बच्चों ऑर्गेनाइजिंग आएगा, दैट इज इनिशिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। सर कैसे करेंगे सर? सर अब तो थिंकिंग का काम गया, अब तो करने वाला काम एक्शन सर, बस अब तो असाइन कर दो सर। जॉब पोजीशंस बेटा, जॉब पोजीशन असाइन कर दो और क्लैरिफाई क्या करो सर? वर्किंग रिलेशन। बेटा याद रख लेना, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है जॉब पोजीशंस एंड क्लैरिफाइंग वर्किंग रिलेशंस। सर कैसे? सर रिसोर्सेज को अब खर्च करने का समय आ गया है। डिप्लॉइंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में बच्चा मैं बताना चाहूंगा कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? तीनों के तीनों बेटा, फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। सब फिजिकल मतलब मशीन्स हो गई, टू अचीव बेटा, अचीव तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए। तो ये हो गई ऑर्गेनाइजिंग। कब होती है? प्लानिंग के बाद। इनिशिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। कैसे? बाय असाइनिंग जॉब पोजीशन एंड क्लैरिफाइंग वर्किंग रिलेशनशिप। और रिसोर्सेज को डिप्लॉय करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो जाए ऑब्जेक्टिव्स। सर प्रोसेस क्या है? सर प्रोसेस में प्रोसेस में आप बताओ सर। सर वो जो हम गए थे, हमने प्लेट ऑर्डर करी थी, वहां मजा आ गया था सर, पैसे भी बच गए थे। ये सर बेटा ये टॉपिक्स है जो आपको इसमें करने हैं ध्यान से। बेटा पहले हम करेंगे प्रोसेस इंपॉर्टेंस। मैं बताना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटा टोटल 3 टॉपिक्स आएंगे। पहला आएगा स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर कौन कौन से बेटा? डिविजनल एंड फंक्शनल। फिर आएगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और थर्ड आएगा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की जान 3 चीजें हैं, स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, और डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये सारे टॉपिक्स है बेटा, ये सारे हमने टॉपिक्स करने हैं 1 बाय 1। आओ बेटा हम पहले स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। क्या होगा बेटा? आइडेंटिफाई कर लो और डिवाइड कर लो सर वर्क। सर आप बताओ ना। हाँ सर, पहले क्या करेंगे बच्चों? काम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर काम को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे मैनेजेबल टास्क्स में। याद रखना कीवर्ड मैनेजेबल टास्क में करना है, आइडेंटिफाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। कीवर्ड मैनेजेबल टास्क में, ठीक है सर, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो सके, क्लैरिफाई हो सके। रोल क्लैरिटी बेटा, जहां भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी आप याद रख लो क्लैरिटी होगी वर्किंग रिलेशनशिप में। और वो कैसे होगी? जब हम काम को आइडेंटिफाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे। उसके बाद सर डिपार्टमेंट्स ना दे। बिल्कुल सर, एक जैसे जो काम है सर, जैसे एचआर के हो गए, मार्केटिंग के हो गए, डिपार्टमेंट अलग, उनको हम एक डिपार्टमेंट के अंडर रख देंगे और वहीं पे क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटीज को, सिमिलर एक्टिविटीज से हम एक डिपार्टमेंट तैयार कर देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन, व्हिच इज द सेकंड स्टेप। ठीक है, ये आपका बन गया बेटा, डिपार्टमेंट्स बन गए। उसके बाद ड्यूटीज दे दो, तेरी ये ड्यूटी है, तेरी ये ड्यूटी है, तेरी ये ड्यूटी है। जॉब पोजीशंस असाइन कर देंगे, किसका क्या काम है वो उसे क्लैरिफाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। और लास्ट में रिपोर्टिंग हु हैव टू रिपोर्ट टू whom, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। और यहीं पे हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी तैयार होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी स्टेप में हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी क्रिएट होता है, क्योंकि हु हैज टू रिपोर्ट whom क्लैरिफाई होता है। ठीक है बेटा, अब ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, छोटा सा है। आप आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ड्यूटीज और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। सर इसकी एक हम बता देते हैं सर बड़ी अच्छे से। बेटा इडली डोसा का कॉम्बो 80 रुपए में मिल रहा है। बोलो इडली डोसा सर, बोलो ना। इडली डोसा 80 रुपए। इडली से है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डोसा से है सर डिपार्टमेंटलाइजेशन, 80 से है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और आखिरी आ गया एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रुपये से कितना हो गया? रिपोर्टिंग। रुपये से हो गया रिपोर्टिंग। सर ये हो गया प्रोसेस। अब आता है सर आपका थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सर एक बात बताओ, अगर आप हमारी एब्रीविएशन ही पहले सुन लो। एक मोटा बंदा क्या होता है बेटा? परेशान होता है। ये देख रहे हो सर, मोटा मतलब परेशान है। ये क्या चाहेगा सर? क्या चाहेगा? एक स्पेशल वर्कआउट, रोज चाहे परेशान आदमी। बेटा अब छोड़ो ना ये, आप एब्रीविएशन भूल भी गए। आप खुद सोचो, सबसे पहली बात ऑर्गेनाइजिंग में क्या था? क्लैरिफाई,
जॉब पोजीशन को करना था ना, तो पहला पॉइंट क्या आएगा सर? एक बात सर, इंपॉर्टेंट वाला एब्रिविएशन बच्चा भूल गया सर, आप बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? क्लैरिफाई बेटा, क्लैरिफाई वर्किंग रिलेशन। सर अगर क्लैरिफाई कर लोगे सर, उसकी तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी। बिल्कुल, तो बेटा खत्म हो जाएगी बच्चों। बेटा रोज से आ गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर अगर आप क्लैरिफाई कर लोगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगी सर, बंदे की तो क्या होगी? डेवलपमेंट होगी, नहीं होगी? और सर ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी सर? बच्चे सर ऑर्गेनाइजेशन की होगी, एक्सपेंशन होगा। जब किसी को काम दिया जाता है तो उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। ये पॉइंट याद रखना, केस स्टडी में ऐसा आएगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। आप किसी को काम देते हो, उसके अंदर एडिशन होता है। क्लैरिफाइंग वर्किंग रिलेशनशिप में क्या होता है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, वहां पे आप चीजों को रिपोर्ट टू होम करते हो। सर हर बंदे को पता है, रोल क्लियर है सर। स्पेशलाइजेशन आपने टीम बना ली है सर, बेनिफिट्स ऑफ काम को डिवाइड करते हो सर, तो स्पेशलाइज हो जाता है। बच्चों स्पेशलाइजेशन से ही सब कुछ स्टार्ट होता है ना, किसको क्या काम देना है, और वहां से डिवीजन ऑफ वर्क, यू रिमेंबर, तो डिवीजन ऑफ वर्क से तो सब कुछ स्टार्ट होता है, स्पेशलाइजेशन से स्टार्ट होता है। और ये तो आपको बताइए, क्लैरिटी इन वर्किंग, रोज से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर चाहिए सर, लोग ना रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं बच्चों। पीपल डज नॉट वांट चेंज इन देयर लाइफ सर, एम्प्लॉइज रेजिस्ट चेंज। लेकिन अगर सर आपकी जो केस स्टडी के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो ऑल्टर हो जाता है। आज की ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही है? फ्लैट स्ट्रक्चर रख रही है ना सर? एडेप्टेशन टू चेंज ही तो है सर। और बच्चों ईज इन एक्सपेंशन में क्या था? जब हम अपने नए नए ब्रांचेस खोल रहे हैं तो अपने आप ऑर्गेनाइज है, तो हम एक्सपेंशन मोड में जा सकते हैं। बंदे की डेवलपमेंट हो गई सर। एडमिन कितना इजी हो गया, एडमिन। अच्छा सर अगर बच्चा एब्रीविएशन नहीं करके जा रहा, क्योंकि लास्ट टाइम अब नहीं करके जा रहा, तो लॉजिकली छोड़ो लॉजिकली मेरे साथ 3-4 पॉइंट बोलो। पहला सर सबसे इंपॉर्टेंट क्या कौन सा है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन। सर जब क्लैरिटी होगी तो स्पेशलाइजेशन होगी। सर जब स्पेशलाइजेशन होगी तो क्या होगा सर? क्या होगा सर? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, और उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ग्रोथ। एडमिन पार्ट इजी रहेगा, लोग चेंजेस भी कर पाएंगे। भूल गया तो ऐसे याद रखिए बस, ठीक है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशलाइजेशन, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बंदे की डेवलपमेंट। जितने पॉइंट होंगे ये हो गया बेटा आपका इंपॉर्टेंस। जो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन में जरा एक बार केस स्टडी के एंगल से और देख लेते हैं। देखो बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है? हमने काम को डिवाइड किया। ऑर्गेनाइजिंग वैसे होती है ना, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, किसको क्या देना है, ये चीज जो है ऑर्गेनाइजिंग है। तो इट इज द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है? वहां से फिर सारी चीजें स्टार्ट होंगी। तो आप एक चीज देखो, जो कहते हैं ना हम कि भाई आपने वर्किंग रिलेशनशिप्स को क्लैरिफाई कर दिया, वहीं पे हमारा फिर स्ट्रक्चर बन जाएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी तैयार रखेगा, एसेशन रीजनिंग के लिए भी तैयार रखना क्या, और साथ में केस स्टडी के लिए भी तैयार रखना क्या, कि जब हमारा हु हैज टू रिपोर्ट हुम होगा, वहीं पर हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी क्रिएट होगा, और वहीं पे क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स आएगा। इस पॉइंट को आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के साथ भी जेलअप कर सकते हो, ठीक है सर? एक एक करके आप क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में आप कह रहे हो हु इज टू डायरेक्ट हुम। देखो ना ये स्ट्रक्चर बन गया बच्चों, देख रहे हो? जहां भी स्ट्रक्चर बनेगा वहां क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप है ना? क्लैरिटी। ये बच्चों केस स्टडी के लिए सर, केस स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि वहां पे पूछा ना विच पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस इज हाईलाइटेड, तो फिर वहां गड़बड़ हो सकती है सर। इसमें तो इसमें बच्चों डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगी, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। तो अपने आप सबको पता है सबने क्या क्या करना है ना? तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी और साथ में ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो अपने आप ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, ठीक है सर? एडेप्टेशन टू चेंज में क्या है? आजकल ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर ऑल्टर हो रहा है। आजकल फ्लैट स्ट्रक्चर का जमाना है, ठीक है ना? बहुत हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होते, उससे कॉस्ट बढ़ जाते हैं। लीन ऑर्गेनाइजेशन का जमाना है। लीन ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? जिनके स्ट्रक्चर ज्यादा टॉप हैवी नहीं होते, ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं होती उनमें। उससे क्या होता है? खर्चे बचते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करती है। तो ये जो स्ट्रक्चर के अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टेशन टू चेंज। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, देखो आप सारे पॉइंट्स को जोड़ दोगे ना, जैसे सर ने बताया था, अपने आप यू विल अराइव एट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सही बात है ना? एडमिन तो अच्छा हो गई होगा सर। और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जब हम काम देते हैं किसी को तो उसके अंदर क्या होता है? डेवलपमेंट। धीरे धीरे उसके करियर में लर्निंग एंड ग्रोथ आती चली जाती है। जब तक हम किसी को काम नहीं देंगे, वो रियल टाइम वर्क में एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा। उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ऐसे वर्ड आ जाए ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये सब डेवलपमेंट पर्सनल की तरफ आ रहा है, ठीक है? एक्सपेंशन एंड ग्रोथ क्या? एक बार हम बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, हम नई नई ब्रांचेस खोल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? कॉपी पेस्ट। तो हमारा इजी एक्सपेंशन हो गया ना। नई बैंक की ब्रांच खोलनी है, कॉफी हाउस की नई ब्रांच खोलनी है, आउटलेट खोलना है, क्या है? एक बार अगर हम वेल ऑर्गेनाइज्ड है, हम एडिशन करने में
दिक्कत नहीं आएगी। डन है सर ये वाला। अब आज सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सर फॉर्मल अगर बोला जाए तो हम बोल सकते हैं कि सर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो डेलिबरेटली बनती है, जो टॉप मैनेजमेंट बनाती है। एग्जांपल बच्चों आपका स्कूल, कोई कॉलेज, कोई एमएनसी, कोई कंपनी, कोई फर्म, ये सारी सर क्या आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल। अरे सिंपल एग्जांपल रखना है तो अपना स्कूल बोल ले। स्कूल कैसे बनता है? टॉप मैनेजमेंट बनाती है। सर इनफॉर्मल के एग्जांपल देना। सर जैसे फ्रेंडशिप है सर, एक क्लब है, क्रिकेट क्लब है बच्चों, इसके अंदर क्या है, इट अराइजेस आउट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल बनती फॉर्मल में से है और सोशल इंटरेक्शन से बनती है। सर ने बताया डेलिबरेटली मेड बाय टॉप मैनेजमेंट, वहां पे टॉप मैनेजमेंट बना रही है, यहाँ पे क्या बना रहा है, आपस का सोशल इंटरेक्शन। सर एक अराइजेस स्पॉन्टेनियसली बनेगा, डेलिबरेटली नहीं। स्पॉन्टेनियस अचानक। बेटा फॉर्मल के अंदर ही इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल एग्जिस्ट विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। और एक बात सर, फॉर्मल में बिहेवियर कैसा रहेगा? सर बहुत ही ज्यादा रूल्स एंड पॉलिसी से बंधा हुआ रहेगा, है ना। और वहां पे जो बिहेवियर है वो फ्री होगा। कैफेटेरिया में कैसे बात करते हो तुम? अपने आप सोच लो जरा। इनफॉर्मल के अंदर कोई बिहेवियर से कंट्रोल ही नहीं। नो सेट पैटर्न, नो सेट पैटर्न। और कम्युनिकेशन भी तो सर ऐसे ही होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। लेकिन वहां पे सर कम्युनिकेशन स्केलर चेन से चलेगा। स्केलर चेन, फॉर्मल में स्केलर चेन और वहां पे फ्री फ्लो। बच्चों एक बार डिफरेंस पढ़ लेते हैं फॉर्मल के बारे में। बेटा प्लान्ड है, डेलिबरेटली है, वो स्पॉन्टेनियसली। और बनता क्यों है सर? सोशल इंटरेक्शन। बेटा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स, और वो तो बस मन की सेटिस्फेक्शन है। तुम फ्रेंडशिप क्यों करते हो? मन की सेटिस्फेक्शन, सोशल नीड्स। कोई कंपनी बनाई जाती है कोई टारगेट मीट करने के लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव होता है उसको बनाने के लिए, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप बन जाती है। नो सेट टारगेट, अपने आप स्पॉन्टेनियसली बनती है। वेल डिफाइंड अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, और उसमें सर ह्यूमन इमोशंस हैं, आपस में रिलेशनशिप्स हैं। बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। प्रिस्क्राइब्ड बिहेवियर है जो रूल से आता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट है, आपस में जैसा करना चाहो। सर ने बोला था स्केलर चेन, और उसमें कुछ नहीं होता। जो जिसका कंफर्ट है, जिसके साथ बात कर ले। लीडरशिप, सर लीडरशिप इंपॉर्टेंट पॉइंट। वहां पे मैनेजर्स आर लीडर्स, इसमें मैनेजर्स आर लीडर। फॉर्मल में मैनेजर्स आर लीडर्स, वहां पे सर पर्सनल क्वालिटीज। सर इनफॉर्मल के अंदर तो पर्सनल क्वालिटी की वजह से बंदा लीडर बनता है। अगर आपकी पर्सनल क्वालिटीज है तो ही आप लीडर दिखाई दोगे उसके अंदर। लीडरशिप बिहेवियर, फॉर्मल स्टेबल है और इनफॉर्मल स्टेबल नहीं है। दोस्ती तो कभी भी टूट जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मल के अंदर होंगे, इनफॉर्मल के अंदर कुछ ऐसे नहीं होते। जो इनफॉर्मल होती है वो इस पर डिपेंडेंट होती है, फॉर्मल इस पे डिपेंडेंट नहीं होती है। आओ सर ने हमने एक एब्रीविएशन की थी सर, एक गेट टुगेदर कर रहे थे ना सर। हाँ सर। कहाँ पर सर? सर लंदन। अच्छा लंदन में। सर बड़ा पुराना दोस्त था ना हमारा। ओके ओके सर, क्या था सर? सर उसने लंदन बुलाया था, फिर आप यार चले गए थे। ओल्ड फ्रेंड्स ने लंदन बुलाया, मजा आया। ओल्ड फ्रेंड्स ने लंदन बुलाया, मजा आया। सर एन से नेचर। ओल्ड फ्रेंड्स ने लंदन बुलाया, मजा आया। बोलो ना मेरे साथ, ओल्ड फ्रेंड्स ने लंदन बुलाया, मजा आया, मजा आ गया। ठीक है बेटा, ओल्ड फ्रेंड्स ने लंदन बुलाया, मजा आया। सर ओ से क्या सर? ओरिजिन। बेटा ये रूल्स एंड पॉलिसी से बनता है, वो सोशल इंटरेक्शन से बनता है। किससे बनता है बता दे? सोशल इंटरेक्शन से। ओल्ड फ्रेंड्स, जहां तक फ्रेंड्स की बात करें, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, स्केलर चेन, फ्री फ्लो, एनी डायरेक्शन। बेटा ने ओल्ड फ्रेंड्स ने नेचर रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। लंदन मैनेजर्स लीडर है, और यहाँ पर कौन लीडर है बेटा? लीडर्स में और मे नॉट बी अ मैनेजर, कोई भी लीडर हो सकता है बेटा। एनीवन कैन बी अ लीडर। पर्सनल क्वालिटी से लीडरशिप होती है। बिहेवियर बेटा रूल से, नो सेट बिहेवियर पैटर्न। मीनिंग क्या बेटा? डेलिबरेटली प्लान्ड होता है। टॉप मैनेजमेंट आती है। अथॉरिटी रिलेशनशिप है, वो आपका नहीं है बेटा। ये पोजीशन से बनता है अथॉरिटी, और ये पर्सनल क्वालिटी से बनता है। लिख भी दिया सर ने, ओल्ड फ्रेंड्स ने लंदन बुलाया, मजा आया। अबे स्कूल दोस्ती खत्म। बिहेवियर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, लीडरशिप बड़ा अथॉरिटी पॉइंट, अथॉरिटी बड़ा
इजी सा पॉइंट, ओरिजिन भी आपको आ गया, सब आ गए आपको पॉइंट्स। सर इसके एक बार ही ना ये बता दो सर, फॉर्मल की एडवांटेजेस क्या रहती है बेटा? बच्चों आराम से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई डाउट ही नहीं कोई है, डाउट ही नहीं रहता, ईच मेंबर कोई डाउट नहीं होता, सबको पता है क्या क्या किसमें एक्टिविटीज क्या रोल करना है सबको पता है, सबको पता है। और सर गोल्स टारगेट सर समय पे पूरे होते हैं, इफेक्टिव और स्टेबिलिटी है सर, स्टेबिलिटी है बेटा। याद रखना जो एडवांटेजेस है ना फॉर्मल के, वो डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे इनफॉर्मल के। बच्चों इतने सारे प्रोसीजर होते हैं ना, प्रोसीजरल डिले आ जाती है सर। ह्यूमन रिलेशनशिप को समझना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ एम्फसाइज करता है वर्क पर, ना कि ह्यूमन रिलेशनशिप को नहीं करता। तो अगर फॉर्मल की डिसएडवांटेज क्या, प्रोसीजरल डिलेस, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड ह्यूमन और रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं अड़ियलपन आता है, रिजिडिटी नाम की चीज आ रही है। स्ट्रक्चर से बंधा होता है, आपस में रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पे बंधा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो रिजिडिटी आ ही जाती है। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। इसका फीचर्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेना, एक के एडवांटेज दूसरे के डिसएडवांटेज, ये आपका हो गया खत्म, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सर एक बंदा सारा काम खुद नहीं कर सकता, नहीं कर सकता सर उसको आगे देना पड़ेगा, सर वर्क भी देना पड़ेगा, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। द शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी विद अदर इज नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी शेयरिंग, कंपल्सरी है, कंपल्सरी शेयरिंग। आप काम को शेयर कर रहे हो, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का भला करना है तो मैं शेयर कर रहा हूँ या ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड कर रहा हूँ, ना ना ना, ऑप्शन ही नहीं है। इट इज कंपल्सरी शेयरिंग ऑफ टास्क। एंड सर व्हाट अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन बच्चों एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है। ऑप्शनल मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ जाता है, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, नीचे अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ती है। डेलीगेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग ट्रांसफर नहीं होती, डेलीगेशन सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग नीचे तक लेवल तक ट्रांसफर होती है, और नीचे वाले आगे दे दो, आगे दे दो, और उनसे भी कह दो तुम भी आगे दे दो, तुम भी आगे दे दो। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन सर एक सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। टू कहां तक सर, कहां तक देते हैं? टुवर्ड्स द डाउनवर्ड मोस्ट लेवल, टुवर्ड्स द डाउनवर्ड मोस्ट लेवल, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। नेचर देखो बेटा, डेलीगेशन इज अ कंपल्सरी शेयरिंग ऑफ टास्क। नेचर में कंपल्सरी है बेटा, नो ऑप्शन, कंपल्सरी कंपल्सरी। और सर डिसेंट्रलाइजेशन में यहाँ ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है। अगर हमारे एम्प्लॉइज मैच्योर हैं, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो रहा है, तब हम ये डिसीजन ले सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत सिस्टम में इतने सारे गांव हैं, तो व्हाट वी डू, वी एलोकेट देम फंड्स। डिसेंट्रलाइजेशन, वहां डिसेंट्रलाइजेशन है। और सर डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट सोचेगा हाँ या ना, करना है कि नहीं करना, डिस्क्रिप्शन। बेटा आप देख सकते हो नेचर क्या है, शेयरिंग ऑफ टास्क आप आगे दे रहे हो, और डिसेंट्रलाइजेशन का आपने बेस्ड ऑन टॉप मैनेजमेंट और डाउनवर्ड्स लेवल पर आगे देते रहो, वो आपका डिसेंट्रलाइजेशन है। सर हम फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करेंगे। डेलीगेशन में जब आपने काम किसी को आगे दे दिया, तो सर क्या आपका फ्रीडम ऑफ एक्शन रहेगा? फ्रीडम ऑफ एक्शन लिमिटेड रहेगा, क्योंकि वहां पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट को लगातार गाइड करता रहेगा। लेकिन सर जब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन की, तो वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्शन कंप्लीट रहेगा सर, कंप्लीट रहेगा। डेलीगेशन आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डेलीगेशन के अंदर, तो आपने अगर किसी को आगे काम दे दिया, तो आपका कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन रहेगा, लिमिटेड करने का। और जहां तक बात है हम डिसेंट्रलाइजेशन की, तो आपने आपने वर्क आगे दे दिया है, आपका ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन रहेगा, ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन है। लेकिन एक छोटी सी बात है, वहां पर भी लिमिट रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम लिमिटलेस किसी को कह देते हैं कि जो चाहे डिसीजन ले ले। जैसे हमने कहा डिस्काउंट देना है, तो हमने कहा 50% तक आपको अलाउड है, 50% तक अपनी तरफ से चांसेस ले सकते हो, 20 से 50 का ब्रैकेट है। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी लिमिट सेट होती हैं, ठीक है ना, एक चीज ये भी याद रखनी है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्शन ऑन एनी डे इज मोर देन डेलीगेशन। बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबके सब सुन लो। फ्रीडम ऑफ एक्शन डेलीगेशन में कम होगा, तो डिसेंट्रलाइजेशन में ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन होगा। सर स्टेटस के बारे में क्या कहोगे आप? देखो मैंने कहा बच्चों, ये एक प्रोसेस है, डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है, डेलीगेशन भी एक प्रोसेस है। लेकिन डेलीगेशन में ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, ये एक ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है। आप उसमें आपके पास ऑप्शन है, बट वहां पे कंपलसरी शेयरिंग ऑफ टास्क है। वहां शेयर कर रहे हो, यहाँ तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आगे दे रहे हो, डीएमए,
डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपने आगे दे दी। सर स्कोप तो बहुत इजी है, 1 से 2, नैरो है, नैरो, सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, इसका मतलब नैरो स्कोप, इट इज कन्फाइंड टू सुपीरियर एंड इज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। और सर जहां तक बात करें हम डिसेंट्रलाइजेशन की, तो वो डाउनवर्ड मोस्ट लेवल तक जाता है, उसमें ब्रॉड स्कोप है, उसके अंदर ब्रॉड स्कोप है। सर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं डेलीगेशन में मल्टीप्लाई बाय टू, डेलीगेशन मल्टीप्लाई बाय 2 और डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीप्लाई बाय मेनी, सेवरल, मेनी। ये आता था पहले क्वेश्चन। स्कोप नैरो। सर पर्पस क्या डेलीगेशन का? वर्कलोड कम करना सर, मैनेजर का। लेकिन सर उसमें पर्पस क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, मैनेजर, जिसको हमने काम दिया है उसका डेवलपमेंट, उसको डेवलप कर दो। फ्यूचर के लिए आप मैनेजर्स तैयार कर रहे हो डिसेंट्रलाइज करके। बेटा बस फ्रेंड्स साथ साथ ना पढ़ो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेलीगेशन इज कन्फाइंड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट, एंड डिसेंट्रलाइजेशन सर वहां तो लोअर मोस्ट लेवल तक इन्वॉल्व हो जाता है। वहां तो नैरो है, वो बहुत वाइड है। और कंपलसरी कौन सा सर? तो डेलीगेशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शन ऑफ। दुनिया की हर ऑर्गेनाइजेशन में डेलीगेशन होगा ही होगा, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन सब में नहीं होगा। वहीं पर होगा जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है, मैच्योर एम्प्लॉइज हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू डिसेंट्रलाइज, वहीं पर ही होगा। बट डेलीगेशन के बिना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। शेयरिंग ऑफ बर्डन, कंपलसरी शेयरिंग ऑफ टास्क। सर एक बड़ा इम्पोर्टेंट इजी सा आता है क्वेश्चन, इसके अंदर बच्चों 4 क्वेश्चन आते हैं। पहला ये सर, एक और बात तो ना, एलिमेंट्स कौन से सर? एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बेटा 3 है। अथॉरिटी कहते हैं राइट टू कमांड, कहते हैं राइट टू कमांड, राइट टू कमांड एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, यानी कि राइट टू कमांड। अब राइट टू कमांड आप 100% डेलीगेट कर सकते हो। आपने अपने सबऑर्डिनेट को कहा, उसने फिर आगे और अथॉरिटी दी, अथॉरिटी डेलीगेट हो जाती है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क है। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है ड्यूटी, ड्यूटी टू डू अ टास्क, ऑब्लिगेशन टू डू अ टास्क। सर अथॉरिटी डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड होती है। सर अथॉरिटी डेलीगेट होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होती है? वो पार्शियली होती है, वो पार्शियली डेलीगेट होती है, शेयर्ड होती है, पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं होती। सर और तीसरा एलिमेंट सर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी टुवर्ड्स द फाइनल आउटकम। तो वो आपको इंपोज करी जाती है, वो तो बिल्कुल डेलीगेट नहीं होती सर, बिल्कुल भी। याद रखना अकाउंटेबिलिटी आपकी बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं होती है, इट हैज टू बी इम्पोज्ड। अकाउंटेबिलिटी इज अ आंसरेबिलिटी। पक्का बेटा? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज assumed, अकाउंटेबिलिटी इज imposed। सर बड़ा कीवर्ड है ना सर ये, बिल्कुल। अथॉरिटी आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। बेटा 4 डिफरेंस है, राइट टू कमांड है, ऑब्लिगेशन है, आंसरेबल है। बेटा डेलीगेशन कैन बी डेलीगेटेड, ये पार्शियली होता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। सर ओरिजिन क्या है? अथॉरिटी आती है अपनी पोजीशन से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ड्यू टू अथॉरिटी से, एंड अकाउंटेबिलिटी आती है ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अकाउंटेबिलिटी ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यू टू अथॉरिटी, एंड अथॉरिटी ड्यू टू पोजीशन। अथॉरिटी फ्लो करती है डाउनवर्ड, बाकी ये दोनों जाती हैं अपवर्ड। बॉस ने सबऑर्डिनेट से कहा ये असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, तो वो तो डाउनवर्ड अथॉरिटी हो गया डेलीगेशन। लेकिन जब सबऑर्डिनेट सबमिट करेगा प्रोजेक्ट को, तो क्या होगा? वो अपवर्ड की तरफ रिपोर्ट करेगा। बेटा इसको ओरिजिन भी बोल सकते हो आप, ऐसा बोल सकते हो मेरा ओरिजिन फॉरेन था। मेरा से हो गया मीनिंग, ओरिजिन हो गया, फॉरेन से हो गया फ्लो, दा से हो गया डेलीगेशन। याद रख लेना बेटा, बहुत सिंपल है। 3 एलिमेंट है, किस किस कौन कौन से? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये हो गए बेटा हमारे 2 क्वेश्चन, 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। सर आप बताना इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा अब हम पहले ध्यान से सुन ले। सर कुछ ऐसा बताओ कि बच्चे ने कोई एब्रिविएशन नहीं, कोई कुछ नहीं की, और इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन भी छोड़ के आता है और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन भी छोड़ के मन करता है। सर 2-3 पॉइंट बता दो जो इजी रहेंगे। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के। सर देखो बच्चों, पहली चीज डेलीगेशन में क्या है, क्यों डेलीगेशन करते हैं? अपना बर्डन कम करने के लिए। जब कोई मैनेजर अपना बर्डन कम करेगा, जो रोजमर्रा के काम है, डेली एक्टिविटीज है, उनको दे देगा अपने सबऑर्डिनेट को, तो किस पे फोकस कर पाएगा? प्रायोरिटीज पे फोकस कर पाएगा। यही पहला है, इफेक्टिव, अपने आप ही एडमिनिस्ट्रेशन उसका इंप्रूव होगा।
पहली बात, पहली चीज इफेक्टिव डेवलपमेंट। हाँ सर मोटिवेशन कितनी मिलेगी सर? अगर एक बंदे को हमने काम दे दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को काम दे दिया और काम एम्प्लॉयर का था, एम्प्लॉय विल फील, सबऑर्डिनेट विल फील मोटिवेटेड, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट होगी और सर मैनेजरियल इफेक्टिवनेस वो बढ़ेगी सर। मैनेजरियल इफेक्टिवनेस वही है ना कि पहली चीज क्या है, आपका जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा आपका। इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब मैंने अगर किसी को रूटीन काम दे दिया तो मैं इंपॉर्टेंट मैटर्स पर मैनेजमेंट फोकस कर सकता हूँ। इफेक्टिव जिसको दिया उसके अंदर डेवलपमेंट, उसके अंदर डेवलपमेंट सीखेगा काम, वो काम करना सीखेगा डेलीगेशन से। सर आप तो ऐसी बातें कर रहे हो सर, ऐसे में ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रोथ कर जाएगी सर। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, जब एम्प्लॉय ग्रो करेगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सन होगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। और मोटिवेशन क्यों आती है? आप जब काम करते हो तो आपको लगता है कि मोटिवेशन, एम्प्लॉय की मोटिवेशन सर, मैनेजमेंट इफेक्टिव हो गई, वो काम एम्प्लॉय डेवलपमेंट हो गया, मोटिवेशन हो गई एम्प्लॉय और हमारी ग्रोथ हो गई। देख रहे हो ब्रांचेस खुल गई हैं। और सर मैनेजमेंट हियरार्की, एक हियरार्की बनेगी क्योंकि एम्प्लॉय शूज में आ जाएगा किसके? एम्प्लॉयर के। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। कभी भी अगर कोई मैनेजमेंट हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है तो वो कैसे बनता है? वो बनता है डेलीगेशन से। जैसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर बनता है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसे करके, ये क्या है? डेलीगेशन से तो बनता है। आपने कहा कि हमें 3 लोग चाहिए, उन 3 लोगों के लिए 30 लोग चाहिए, बन गया ना एक स्ट्रक्चर। तो बना तो वो डेलीगेशन से है। इट इज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, ठीक है ना। एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है सर, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बढ़िया होता है। सबको पता है, देखो 3 एलिमेंट्स हैं, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। सबको पता है सबकी अथॉरिटी क्या है, सबको पता है सबकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है, सबको पता है सबकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। अपने आप कोऑर्डिनेशन हो गई, मारा मारी नहीं है ना, सेम काम के लिए सेम पोजीशन के लिए, सो कोऑर्डिनेशन तो बेटर होगा ही। और हमारी एब्रीविएशन भी बच्चों, इफेक्टिव डेवलपमेंट से मोटी का फेस बेटर हो गया, इफेक्टिव डेवलपमेंट से मोटी का फेस बेटर हो गया। इफेक्टिव से हो गया सर इफेक्टिव मैनेजमेंट, डेवलपमेंट से हो गया बच्चों एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, मोटी से तो सर मोटिवेशन, इफेक्टिव डेवलपमेंट से मोटी का फेस फैसिलिटेट बच्चों क्या करेगा? ग्रोथ। बेटर हो गया, बेटर कोऑर्डिनेशन और बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की। सर अगर डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस कुछ इसी में से बता सकते हो सर, जो बच्चा कर ले पक्का 1-2 पॉइंट सर डिसेंट्रलाइजेशन में बच्चों कॉमन है। देखो बच्चों ये है बेटर, है ना। पहली मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगा, आपके पास फ्यूचर मैनेजर्स आ जाएंगे। आप खुद सोचो, आप इनिशिएटिव लोगे, इनिशिएटिव लेने से फ्यूचर मैनेजर्स आ जाएंगे, तो आपके पास आने वाले समय का मैनेजरियल टैलेंट पैदा हो जाएगा। जब आप लोगों को काम दोगे, जब लोगों को काम दोगे, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इससे ज्यादा काम देते हैं हम। तो इसमें रोज उसको परेशान करते हैं ना, ये कर ऐसे कर, उसमें हम उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा दे देते हैं, तो वो बेटर मैनेजर बनता है। समझ रहे हो ना, वो बेटर मैनेजर बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ग्रोथ होगी, यहाँ पर कंट्रोल अच्छा हो जाएगा, कंट्रोल, और यहाँ पर सर ग्रोथ भी तो होगी, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। सर डिसीजन मेकिंग कितनी क्विक होगी वहां पर? बिल्कुल वहां पर बच्चों यही तो मेन चीज है सर, क्विक डिसीजन मेकिंग नियर द पॉइंट ऑफ एक्शन। सर वहीं पे बंदा डिसीजन ले रहा है, वहीं पे एक्शन ले रहा है सर, बड़ी जल्दी काम होंगे। तो क्विक डिसीजन मेकिंग। और एक चीज आप नोट करो कि आप ये चीज नोट करो कि आप इनिशिएटिव लोगे। इनिशिएटिव लेने का मतलब क्या है? जब आप इनिशिएटिव लोगे, आपको सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ भी करो यार, तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, तुम्हारी क्या कहते हैं रिपोर्टिंग बढ़ गई, तुमने प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल दे दिया, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, आपको रिपोर्ट करना है। कुछ भी करके उसको सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो रिलीफ मिलेगा टॉप मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को भी तो टॉप मैनेजमेंट बोल ले, फैसिलिटेट ग्रोथ बोल ले, बेटर कोऑर्डिनेशन था या कंट्रोल बोल ले। तो 2 पॉइंट तो पक्का पड़ जा, नहीं करनी है एब्रिविएशन मत करके जा, 2 पॉइंट तो करना यार। ग्रोथ बोल दे और डिसेंट्रलाइजेशन में हमने टॉप मैनेजमेंट ने आगे काम दे दिया है, रिलीव टू टॉप मैनेजमेंट और क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग यानी कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर इंपॉर्टेंस करनी हो, 2-2 पॉइंट तो पक्का कर ले। कौन से करेगा वहां पर? क्या करेगा आप जल्दी बता दो, या क्या करोगे? या रिलीफ मिलेगी टॉप मैनेजमेंट को, वहां मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस आ जाएगी, मैनेजमेंट की इफेक्टिव आ जाएगी, ग्रोथ दोनों में होगी। और कंट्रोल कैसे बेटर होगा? हाँ, एक में कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कैसे बेटर होगा? जैसे मान लो आपकी ब्रांचेस है पूरी इंडिया में स्कैटर्ड है, आपने वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगा दिए, आपने वहां पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी का पूरा आप उसमें यूज कर रहे हो, बैलेंस स्कोर कार्ड आपने अपने एम्प्लॉइज को इश्यू कर दिया, क्या होगा? आप उनको अब
प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर सकते हो। आप कंट्रोल मैकेनिज्म बनाओगे, यहीं पे बेटर कंट्रोल आएगा। केस स्टडी में कहीं आ जाए ना, सीसीटीवी इंस्टॉल हो रहे हैं, बैलेंस स्कोर कार्ड इशू हो रहे हैं, या फिर MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है, ये कीवर्ड्स आ जाए, तो कौन सा वाला पॉइंट होगा? बेटर कंट्रोल। बेटा छोड़ के मत चला जाइयो बेटा, मन करता है बंदे का इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दोनों क्वेश्चन छोड़ देगा। अबे यार डेलीगेट करेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉय डेवलपमेंट होगा, हायरार्की अच्छी होगी, और सर और क्या हो सकते हैं? इफेक्टिव मैनेजमेंट इनिशिएटिव लेगा, मैनेजर ट्रेंड फॉर फ्यूचर आएगा, कोई डिसीजन मेकिंग होगी, रिलीफ फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट होगा, और इस बेटर कंट्रोल होगा, वहां कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ग्रोथ दोनों में होगी। ग्रोथ तो नहीं याद आया, एक पॉइंट याद रखो, कॉपी पेस्ट कर लो, ग्रोथ ग्रोथ दोनों में होगी। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस है और रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट है, सेल्फ सफिशिएंट यूनिट्स बन जाएंगी, जिसकी वजह से फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ होगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। वहां पर कोऑर्डिनेशन होगा, यहाँ कंट्रोल होगा, कंट्रोल याद रख लेना। डेलीगेशन में फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ कैसे हो रही थी? आपके पास एक टीम डेवलप हो रही थी, आप उस टीम से नए नए वेंचर्स डेवलप कर रहे थे, है ना, और आपस में सुपीरियर सबऑर्डिनेट में चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही थी। आप अपने कॉलीग्स को इंप्रेस करने के लिए, अपने सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर को इंप्रेस करने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, वहां वैसे ग्रोथ आ रही थी। यहाँ पे कैसे आ रही है? आपके पास सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है, आप उसे कॉपी पेस्ट करते जाओ, हो गया काम। सर एक बारी बच्चों को कंक्लूड कर दो, केस स्टडीज आती हैं डेलीगेशन और समझेंगे कैसे सर, एक बारी। बिल्कुल सर। बच्चों देखो, एक चीज याद रखो कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि डेलीगेशन जो है वो एक नैरो एस्पेक्ट है, ठीक है, और वो ब्रॉड है, क्योंकि इसके अंदर आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे रहे हो। आप सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ अथॉरिटी दे रहे हो। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहे हो। बहुत बड़ा डिफरेंस है कि तू अपने आप से डिसीजन ले ले, हालांकि वो विद इन लिमिट्स होता है। एक बार एक केस स्टडी आई थी, डिस्पर्सल ऑफ सिलेक्टिव अथॉरिटी, वो डिसेंट्रलाइजेशन बन गई थी। स्टूडेंट्स को लगा जो डिस्पर्सल ऑफ सिलेक्टिव अथॉरिटी तो डेलीगेशन होगा, ऐसा नहीं है। हमेशा पढ़ो कि उस केस स्टडी का नेचर क्या है। अगर डिस्पर्सल ऑफ सिलेक्टिव अथॉरिटी है, क्योंकि हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन भी विद इन लिमिट्स होती है, लेकिन कुछ कल्चर ऐसा था कि पॉलिसी डिसीजन था, पॉलिसी डिसीजन करके आता है, वहां पर क्या होगा? कंपलसरी दिखाएगा। यहाँ पर कैसे दिखाएगा? क्विक डिसीजन मेकिंग दिखाएगा। ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं, उनसे कैच करो, लेकिन सबसे पहले कैच करो बेसिक डेफिनेशन से। डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। बस अगर ये लाइन आ रही है, डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, अगर इतना आ रहा है तो डेलीगेशन है। लेकिन अगर वो कहता है डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ, या डेलीगेशन का मतलब ही ट्रांसफर ही होता है, ट्रांसफर ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। क्या कीवर्ड है? डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। वहां पे सिर्फ अथॉरिटी, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टुवर्ड्स द डाउनवर्ड मोस्ट लेवल। वो सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में है, ये डाउनवर्ड मोस्ट लेवल तक जा रहा है, और उससे भी नीचे कह रहा है तू ऐसे कर दे। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया का ग्राम पंचायत सिस्टम है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी ग्लोबल एजेंसीज हैं, उनमें ऐसे ही होता है, नीचे की तरफ ट्रांसफर करवाया जाता है ना, डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन से। बच्चों ये आपका खत्म होता है क्या? आपका डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस डेलीगेशन। अब आपका आता है, इसमें तीन मोटे मोटे टॉपिक आते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। फॉर्मल इनफॉर्मल के अंदर एक डिफरेंस है, और एक फीचर्स और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन में 4 क्वेश्चन बनेंगे, एक डिफरेंस, एलिमेंट्स, और दोनों की इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब आ जाओ बच्चों, आप फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है हमारा। सर स्ट्रक्चर 2 तरीके के होंगे सर, फंक्शनल और डिविजनल। सर फंक्शनल कौन सा होगा? सर फंक्शनल होगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स बना देंगे, सिर्फ एक प्रोडक्ट लाइन होगी। प्रोडक्ट लाइन एक ही है। प्रोडक्ट लाइन का मतलब है जैसे गारमेंट है, कॉस्मेटिक, ट्राउजर बनाओ, जीन्स बनाओ, टी शर्ट बनाओ, शर्ट बनाओ, टॉप बनाओ, ये सब एक ही प्रोडक्ट लाइन है। आप कुछ भी बना लो, आपके पास सेटअप है। लेकिन सर अगर हम वहीं पे फुटवेयर शुरू करते हैं तो सर चेंज हो जाएगा सर सब कुछ। तो सर फिर तो सर वो तो मल्टी प्रोडक्ट हो जाएगा। मल्टी प्रोडक्ट, जहां भी बच्चों मल्टी प्रोडक्ट हो जाएगा वो फंक्शनल रहेगा, वो क्या बन जाएगा? डिविजनल। जहां डाइवर्सिफिकेशन होगी डिविजनल। बेटा यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है, उसका आपने डिपार्टमेंट्स अलग बना दिए, HR, मार्केटिंग, R&D, परचेज, सेल। ये कौन सा हो गया बेटा? ये आपका हो गया फंक्शनल। सर जब डिपार्टमेंट आप बनाते हो फंक्शन के अकॉर्डिंगली, वो बन जाता है सर कौन सा? फंक्शनल स्ट्रक्चर। वो क्या बन जाता है बच्चों? फंक्शनल। लेकिन जब प्रोडक्ट के बेसिस पे बनाते हैं तो बन जाता है डिविजनल। लेकिन एक बात याद रखेंगे,
कोई भी डिविजनल स्ट्रक्चर है वो नीचे फंक्शनल स्ट्रक्चर से ही सपोर्टेड है, यानी कि हर डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली स्टार्टिंग फंक्शनल से ही हो रही है। ये तो बस फर्क इतना पड़ गया है कि प्रोडक्ट लाइन हमारी 1 से 2 या 2 से ज्यादा हो गई है। सर कॉस्मेटिक, गारमेंट, सर, फुटवेयर, स्किन केयर, हम बात कर रहे हैं जैसे HUL, अभी यही तो बात कर रहे HUL थे। की, हाँ। डाबर की, नेस्ले की, डाइवर्सिफाइड, ITC की बड़ा एग्जांपल, ITC आशीर्वाद आटा भी बेचता है और सिगरेट से लेके रेसर्स भी बेचता है। होटल चेन आपने सुनी होगी, वो क्या मॉरिस हो गया? शेरटन, वो क्या हो गया बेटा? वो क्या हो गया आपका? प्रोडक्ट अलग अलग हो गए। जहां यहाँ पर एक प्रोडक्ट लाइन नहीं आई बेटा, यहाँ तो मल्टी प्रोडक्ट आ गए। जब भी मल्टी प्रोडक्ट आएंगे वो बन जाएगा डिविजनल, क्या बन जाएगा? डिविजनल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो सर, डिविजनल में आपको कितनी बारी कॉस्ट करनी पड़ेगी सर? कॉस्ट बार बार कितनी होगी सर? मल्टीप्लिकेशन होगी बच्चों। HR बार बार देखो ना, सर, HR बार बार रिपीट यहाँ- हो रहा है, सर मार्केटिंग बार बार रिपीट हो रही है, R&D बार बार रिपीट हो रही है। चाहे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट लॉस दे चाहे प्रॉफिट दे, हमको तो अपनी R&D HR कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो रही है व्हिच विल लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड इंक्रीज इन कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। सर एक बात था, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस में फिक्स कर सकते हो? सर ये तो फंक्शनल के डिविजनल में कर डिवीजन सकते हैं, फंक्शनल के डिवीजन में सर। सर डिविजनल मैं बताऊं सर, फंक्शनल में तो चलने वाला है ब्लेम गेम, है ना। Blame game। HR वाला अच्छा। कहेगा मार्केटिंग वाले से तूने नहीं किया, मार्केटिंग वाला बोलेगा फाइनेंस से तूने नहीं किया। सर आपस में लड़ते रहेंगे ये तो। ब्लेम गेम चलता रहेगा, वहां पर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स नहीं कर सकते। बट इसके अंदर अगर हम सर गारमेंट वाले को पकड़ेंगे, वो क्या कहेगा? फुटवेयर वाले को पकड़ो। नहीं उससे तो सर अगर हम प्रॉफिट जनरेट करके देना ही पड़ेगा। प्रॉफिट क्यों कमाया है, हाँ। वो क्या कहेगा? इसको गारमेंट को पकड़ो। नहीं, इसमें ब्लेम गेम नहीं चलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात याद रख लेना बेटा, यही हमारे स्ट्रक्चर है। आ जाओ बेटा, हम चलते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन पर। फॉर्मेशन पर कैसे होता है सर? बेस्ड ऑन डिफरेंट फंक्शंस, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट लाइन है, बना तो फंक्शन पे है। मैंने आपसे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है बेटा, डिविजनल स्ट्रक्चर इज आल्सो बेस्ड ऑन फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर से मिलकर ही डिविजनल स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन प्रोडक्ट लाइन मल्टीपल हो जाती है। बस ये डिफरेंस अब यहाँ पर आपका डिविजनल आया, कॉस्मेटिक अलग, गारमेंट अलग, फुटवेयर अलग, स्किन अलग, बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। एक प्रोडक्ट लाइन नहीं है बेटा, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस। सर एक प्रोडक्ट लाइन का मतलब समझ रहे हैं, जैसे गारमेंट हो गया, ठीक है बेटा। अब उसके बाद स्पेशलाइजेशन सर, स्पेशलाइजेशन सर, फंक्शनल में कौन सी स्पेशलाइजेशन होगी सर? सर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है, जैसे कि सर HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, है ना। ये सब भी तो बनाएंगे ना, क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटीज। जब स्टार्टिंग ऑर्गेनाइजिंग का वो प्रोसेस आया था, क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटीज, डिपार्टमेंटलाइजेशन आया था, वो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही बन रहा था, यानी कि मार्केटिंग की एक जैसी एक्टिविटीज है। सर फिर तो इसमें आप ये समझ लीजिए कि हम लोग बड़े आराम से बना लेंगे, लेकिन जब प्रोडक्ट लाइन आएगी तो खर्चा भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब बढ़ेगा प्रोडक्ट के सर। बेसिस पर प्रोडक्ट के बेसिस डिवीजन पर है। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमने बच्चों को बता ही दी है कि फंक्शनल के अंदर बहुत डिफिकल्ट है, ब्लेम गेम चलेगा, और डिविजनल के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर इजी टू फिक्स है। अकाउंटेबिलिटी सर मैनेजरियल डेवलपमेंट किसमें होगी? मैनेजरियल टैलेंट तो सर होगा ही डिविजनल में। डिविजनल में पता है क्या होगी? जो हेड होगा ना, वो सब कुछ देख रहा होगा, HR, मार्केटिंग, सेल्स, वो प्रोडक्शन। ब्लेम गेम नहीं खेल पाएगा, Blame उसको game तो नहीं आंसर देना ही है। अकाउंटेबल फॉर फाइनल प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो डेवलपमेंट किस में होगी? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, दैट इज विल बी डन इन डिविजनल। फंक्शनल में वो लिमिटेड टॉप है, मैनेजमेंट के लिए तैयार हो रहा है। लिमिटेड सर। फंक्शनल में तो उसको सिर्फ HR का पता है सर, HR का उसे पता सिर्फ है। मार्केटिंग का मार्केटिंग पता है, वाले को मार्केटिंग का लेकिन पता है वहां सर। पे उसे सारे फंक्शंस का पता है, तो वो टॉप मैनेजमेंट जाने के लिए ज्यादा कैपेबल हुआ ना आगे जाके। ये हो गया बेटा, इसका डिफरेंस कर लेना। अब आ जाओ बेटा आप इसके बाद इसकी एक एडवांटेजेस पर और उसके डिसएडवांटेजेस। सर इसमें तो मेरे को लगता है कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज उसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्या कहते हो सर आप? बिल्कुल सर। सर बच्चों, मेरिट डीमेरिट ज्यादा अच्छी तरीके से आते हैं सर फंक्शनल एंड डिविजनल के बारे में। फंक्शनल स्ट्रक्चर की सबसे बड़ा मेरिट क्या है सर? सबसे बड़ा मेरिट क्या है सर फंक्शनल स्ट्रक्चर का? देखो बच्चों, सबसे पहली चीज क्या है, इसके अंदर ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है ना। आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ HR, मार्केटिंग ऐसे करके है। तो आप देखते हो ना, कहते हैं मैंने 20 साल HR में लगा दिए, 20 साल मार्केटिंग में लगा दिए। ऑक्यूपेशनल प्रोडक्ट नहीं है, ऑक्यूपेशन। जो तू कर रहा है HR वाला, HR की पूरी जिंदगी दे दी HR ने, परचेज ने पूरी परचेज डिपार्टमेंट में पूरी जिंदगी दे दी, 25-25 साल निकाल दिए। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होगा सर, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होगा सर। उसके बाद सेकंड पॉइंट सर, देखो बच्चों, इसके अंदर ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो सर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा,
क्योंकि एक जैसी एक्टिविटीज हैं तो उनको कंट्रोल करना आसान होता है। अगर एचआर और मार्केटिंग और फाइनेंस की एक्टिविटीज मर्ज करेंगी तो केओटिक भी होगा और खर्चा भी बढ़ेगा और प्रॉब्लम भी आएगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी डाउटफुल हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको एक जैसी एक्टिविटीज को एक जगह रखते हो तो फिर वो काम करना आसान हो जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है। सिमिलर टास्क को एक जगह रख लेते हो, मैनेजरियल एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। अगर एफिशिएंसी का मतलब याद है ना, कम इनपुट ज्यादा आउटपुट, तो अपने आप जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा तो मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो बेटा 2-3 पॉइंट पक्का याद कर ले। पहला पॉइंट कौन सा सर ने बोला? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। सर सेकंड पॉइंट था ना बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल भी रहेगा, कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। सर थर्ड पॉइंट मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये बढ़ेगी। कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट आने लग सर हर फंक्शन को अटेंशन भी तो मिलेगी सर, और डुप्लीकेशन नहीं रहेगा सर। बच्चों फंक्शन क्या है? फंक्शन यही है ना, बिजनेस फंक्शंस। एचआर वाला मार्केटिंग थोड़ी ना करेगा, मार्केटिंग वाला फाइनेंस थोड़ी ना करेगा। नो डुप्लीकेशन बेटा, डुप्लीकेशन नहीं रहेगी बेटा। इसमें एक एडवांटेज सुन ले, एक के एडवांटेज कर दूसरे के क्या बन जाएंगे? डिसएडवांटेज। और सर हर अटेंशन मिलेगी सर, स्पेसिफिक अटेंशन, सबको अटेंशन, एवरी अटेंशन, एवरी फंक्शन ट्रेनिंग देनी कितनी आसान है सर। सर एचआर वाले को एचआर की ट्रेनिंग देनी है, मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस वालों को फाइनेंस देनी है। लिमिटेड सेट ऑफ स्किल्स हैं, उनमें ट्रेन करना आसान है, वेरी इजी। और डिसएडवांटेजेस क्या आपका? डिसएडवांटेजेस क्या है सर? सर आपको बच्चों, आपको बार बार बोलना पड़ेगा, जब तक नहीं आएगा। हर फंक्शन को अटेंशन मिलेगी, ड्यू अटेंशन, ट्रेनिंग देनी आसान, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बार बार इसको लिखना करना, पक्का आएगा ये क्वेश्चन, पक्का। डिसएडवांटेजेस क्या है सर इसकी? बच्चों सर, एक तो जो मेन टारगेट है ना उससे ध्यान हट जाता है। क्यों? ब्लेम गेम सर, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। एचआर को करेगा, मार्केटिंग के बारे में सोचेगा, किसी को ऑर्गेनाइजेशन की नहीं पड़ी सर, सबको अपने बारे में पड़ी है। तो सब जो मेन गोल है ना ऑर्गेनाइजेशन का, सेल्स बढ़ाना, रेवेन्यू बढ़ाना, उन सब से ध्यान हट जाएगा। सब एचआर वाला एचआर में लग जाएगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में लग जाएगा। ओवरऑल एंटरप्राइज बेनिफिट से ध्यान हट के इंडिविजुअल में चला जाएगा। और एक चीज ध्यान रखनी है कि कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे आपस में, कॉन्फ्लिक्ट और कोऑर्डिनेशन होगी। कोऑर्डिनेशन क्यों है? क्योंकि नेचर अलग है सर, एचआर का नेचर अलग है सर, मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है, फाइनेंस का आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं करेंगे यार, ड्यू टू लैक ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि रोज प्रोडक्शन वाला परचेज से नहीं कर रहा डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से, तो कैसे होगा? हर चीज के ऊपर सर मार्केटिंग आती है, फिर फाइनेंस आता है सर। फाइनेंस कितना रोल प्ले करता है हर चीज के अंदर। बच्चों नेचर अलग अलग है, उनके फंक्शन अलग अलग है। अगर इन्फॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन कमी तो आएगी आएगी। कोऑर्डिनेशन मुश्किल है सर, और कॉन्फ्लिक्ट है सर, कॉन्फ्लिक्ट। हर डिपार्टमेंट सर ये चाहता है कि मुझे सीरियसली मेरा डिपार्टमेंट बढ़े, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। किसी का कोई मतलब नहीं है, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा। और कहीं ना कहीं सर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इनफ्लेक्सिबल। देखो बच्चों, एचआर वाले को सिर्फ एचआर का आइडिया है, मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का आइडिया है, और इससे इनफ्लेक्सिबल अप्रोच बढ़ती है। जहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी सर, वहाँ इनफ्लेक्सिबिलिटी तो पहले ही हो जाएगी सर। देखो कोऑर्डिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्स डिपार्टमेंट नहीं बताएगा तो मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या बनाएगा, है ना? तो तभी बनाएगा ना। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट है। लेकिन अब मान लो अगर ये अपने अपने बारे में सोचने लग जाए और सेल्स वाला समय पे मैन्युफैक्चरिंग वाले को रिपोर्ट ना करे, मैन्युफैक्चरिंग वाला बजटिंग के लिए फाइनेंस वाले को रिपोर्ट ना करे, तो क्या होगा? इसका मतलब आपकी इनफ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी। फिर पहला वाला पॉइंट आ गया, ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव से ध्यान हट जाएगा। बेटा अब डिविजनल की देख ले, वहां पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, वहां ऑक्यूपेशनल था, यहाँ क्या होगा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। और यहाँ पर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कोई ऑप्शन हो जाएगी, ब्लेम गेम नहीं होगा, नहीं कर सकता उसको। प्रॉफिट के लिए अकाउंटेबल है ना, अकाउंटेबल मतलब क्या बच्चों? आंसरेबल फॉर फाइनल प्रॉफिट। और सर डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, फास्ट कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा सर इसमें, और फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। आप एक्सपैंड भी कर सकते हो। एक डिविजनल यूनिट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होती है, इसलिए उसको वापस से कॉपी पेस्ट करना, एक्सपेंड करना आसान है। और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल भी होगी यहाँ पर। एक बस पॉइंट पक्का मत भूल के आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसकी भी झमेले है, डिविजनल है, इसमें अपने बारे में सोचते हैं। गारमेंट वाला सेम पॉइंट है, फंक्शनल और इसका पॉइंट सेम है बच्चों। कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट वाला पॉइंट, उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट है, इसके अंदर भी, ये याद रखेंगे, दोनों में पॉइंट आता है, ठीक है ना? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो प्रोडक्ट के लिए फाइट कर रहा है, वो फंक्शन के लिए। सर महंगा सर, ये इजी है सर ना, सर कॉस्ट बढ़ जाएगा सर। सर डुप्लीकेशन होगी ना, 4 बारी, अगर आपके 4 प्रोडक्ट हो गए तो 4 बारी आपको एचआर रखना है,
4 बारी फाइनेंस करना है, मार्केटिंग आ गया, फाइनेंस आ गया, अच्छा, रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रही है, डुप्लीकेशन हो रही है, कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचे। कभी कभी ऐसा होता है कि डिविजनल हेड की इतनी अथॉरिटी बढ़ जाती है कि वो ओवरऑल हेड को ही ब्रश असाइड कर देता है और एम्प्लॉइज उसका कहना मानने लग जाते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है। मान लो एबीसी मोटर्स है और एबीसी होटल्स है, वो एबीसी के अंडर है, लेकिन मोटर वाला जो है उसकी ज्यादा रुतबा बढ़ गया है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, ज्यादा अथॉरिटी बढ़ गई है, तो वो एबीसी मोटर वाले जो मेन चेयरमैन या हेड है, सीईओ है, उसका कहना नहीं मान रहे हैं सपोज। तो इसका मतलब कभी कभी होता है डिविजनल हेड की अथॉरिटी कई बार जरूरत ज्यादा बढ़ जाती है, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होता है लॉन्ग रन में। सर और उसके बाद आपका हम करते हैं फंक्शनल और डिविजनल के बारे में। अगर हम बात करते हैं फंक्शनल और डिविजनल के बारे में, तो बेटा याद रख लेना, जब एक ही प्रोडक्ट लाइन आती है, जैसे कॉस्मेटिक्स है, वो क्या हो गया आपका कॉस्मेटिक है, बंदा लिपस्टिक्स बना रहा है या फेस वॉश कर रहा है, बेटा वो नहीं है, वो उसको आप डिवीजन मत मान लेना। वो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर या गारमेंट के अंदर, ट्राउजर जीन्स हो या टी शर्ट शर्ट्स हो, वो एक ही प्रोडक्ट लाइन है। जब भी एक प्रोडक्ट लाइन आएगी उसका आंसर क्या होगा सर? फंक्शनल। जब मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं, आंसर विल बी डिविजनल। बस यही आपने कैच करना है सर। एक आपने ये कुछ लिखा था, ये लास्ट पर ही बच्चों को एक बार क्वेश्चन आया था 2019 में, उसमें क्या था, ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड था, 2019 के पेपर में आया था। तो बेसिकली वो था स्कूटर की अलग अलग लोकेशन थी, जैसे मान लो मुझे प्लेसेस तो याद नहीं है, गुड़गांव में, कोलकाता हो गया, प्रोडक्शन है फरीदाबाद में, हाँ ऐसे था कुछ सर बता रहे। तो ये आपके डिपार्टमेंट अलग अलग जगह से दिखा रखे थे, और ज्योग्राफिकल लोकेशन वर्ड यूज करते ही बच्चों को लगा डिवीजन है, क्योंकि स्कूटर है ना, स्कूटर के अलावा तो कुछ और उसने किया नहीं, तो स्कूटर है तो फिर वो वही रहेगा बस। या तो वो कहता है कि स्कूटर के साथ होटल भी चला रहे हैं, या वो कहता है कि इन्होंने स्टील फैक्ट्री भी खोली है ना, तो फिर अलग अलग वो होता। और सर एक आप लॉक का एग्जांपल दे रहे थे। हाँ, एक लॉक से बच्चों मान लो, अगर मान लो एक कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक भी बनाती है और मैकेनिकल लॉक भी बनाती है, लेकिन यहाँ पे लॉक सोच के हम कहेंगे फंक्शनल है, लेकिन ध्यान से देखो सिर्फ नाम का ही लॉक है। मैकेनिकल लॉक के रिक्वायरमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक लॉक के रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग होते हैं, वो काफी ज्यादा एडवांस होता है। उसके लिए सेल्स फोर्स अलग चाहिए होगी, मैन्युफैक्चरिंग फोर्स अलग चाहिए होगी, रॉ मटेरियल्स मशीनरी सब अलग चाहिए होगा। सिर्फ लॉक होने से नहीं है कि वो फंक्शनल बन जाएगा, वहां वो डिविजनल बन जाएगा। उसी तरीके से अगर टॉयज की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉयज जो सेंसर बेस्ड होते हैं, रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं ना, उनकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। उनका जो मैन्युफैक्चरिंग लेआउट या सेटअप है वो बहुत एडवांस्ड होगा इन कंपैरिजन टू मड टॉयज, जो टेराकोटा टॉयज होते हैं, क्योंकि वो मिट्टी के खिलौने होते हैं। लेकिन सिर्फ खिलौने होने से हम सोचेंगे नहीं नहीं ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, तो आपको केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर एफएमसीजी कंपनी आ जाती है तो आंसर एकदम से क्या है? डिविजनल स्ट्रक्चर। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज लाइक हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, डाबर, नेस्ले, गोदरेज, जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस होती हैं, इनमें अपने आप ही आपने लिख के आ जाना है क्या? डिविजनल स्ट्रक्चर। डोंट थिंक ट्वाइस। एफएमसीजी कंपनी का आंसर है डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, बस ये वाले आप क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, दैट्स इट। ऑर्गेनाइजिंग आपका ये क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा।